बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें भाई, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस को जब हम डिस्कस करते हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है और ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल है जिसको आप वैलेंस शेल कहते हैं। क्लियर होगी बात? वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है या जो शेल है उसके दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। मेरी बात क्लियर हो गई? मसलन आप देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो टोटल एवरेज डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक रेडियस। तो आप क्या कह सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल कह लो या वैलेंस शेल कह लो ऑफ एन एटम। ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ गया। क्लियर हो गया पॉइंट कि जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन न्यूक्लियस एंड उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगली बात ये कहता है कि एटॉमिक रेडियस जो है आम तौर पे उसको कैलकुलेट करना, उसको मालूम करना, डिटरमिन करना डिफ़िकल्ट है। क्या है? डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? उसकी दो रीज़न्स यहाँ पर लिखता है। पहली रीज़न ये है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। जी, आगे भी कुछ बातें हैं। आपने पढ़ लिया कि शेल का जो कॉन्सेप्ट है वो तो बहुत तक महदूद था, 5वां चैप्टर पूरा पढ़ लिया है कि आगे हाइजेनबर्ग और उसके बाद जो है श्रोडिंगर वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन तो हर जगह है अराउंड द न्यूक्लियस, उसकी प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है, थोड़ी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हर जगह है। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस हर जगह है तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हर जगह है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ तक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और यहाँ से आगे ख़त्म हो जाता है? इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री। जैसे हम शेल ड्रा कर रहे हैं इस तरह कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस है, जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम ज़ीरो इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। कहता है खा आप दूर चले जाएं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, इलेक्ट्रॉनिक जो प्रेजेंस है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की, वो ज़ीरो नहीं होती, वो कुछ ना कुछ ज़रूर रहती है। इसलिए हम ड्रा नहीं कर सकते कि यहाँ तक शेल होगा या यहाँ तक होगा या यहाँ तक होगा। तो ये एक डिफ़िकल्टी पेश आती है। तो यहाँ पर अगली लाइन में आप लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding the electron never becomes zero even at large distance from न्यूक्लियस। क्लियर? ये पहला पॉइंट हो गया। देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम ज़ीरो इवन एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। खा आप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भी चले जाएं, बहुत दूर भी चले जाएं, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज़ीरो नहीं होती। इसलिए हमें नहीं पता चलता कि कहाँ पे जो है वो
फॉल करेगा, कहाँ तक हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट ये है द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन is affected by nearby atoms. एक एटम के करीब कोई दूसरा एटम प्रेजेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसको रिपेल करेगा। रिपल्शन के बायस उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो जाएगी, उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की जगह चेंज हो जाएगी, यूँ समझ लें। मसलन फ़र्ज़ करें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यहाँ था, दूसरा एटम साथ प्रेजेंट है, उसके साथ प्रेजेंट की वजह से उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो जगह जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन हैं उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है जब उसके साथ कोई नियर बाई एटम प्रेजेंट होगा। जब उसके साथ कोई एटम प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या हो जाएगी, बोलो, अफेक्ट हो जाएगी। ये 2 रीजंस हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मेजर द एटॉमिक रेडियस। तो देयर आर 2 रीजंस। फर्स्ट रीजन, देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बिकम 0 इवन एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। नंबर 2 ये है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नियर बाय एटम्स। क्लियर होगी बात। अब हम बात करते हैं वेरिएशन of atomic radius in periodic table। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है अलोंग ग्रुप। अलोंग ग्रुप, जब हमने याद रख लें, जब हमने अलोंग ग्रुप पीरियोडिक टेबल में 2 ही चीज़ें डिस्कस होती हैं, अलोंग पीरियड, अलोंग ग्रुप। ग्रुप होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और पीरियड होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो हम कहेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सबसे पहले आपने ये बात याद रख लेनी है कि टॉप टू बॉटम साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बोलो, रेडियस इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज क्यों होता है, इसकी वजूहात सबसे पहले देख लें। पहली वजह जो है इसकी वो है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। अब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स। मसलन मैं आपको एग्जांपल दे दूं, पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट है लिथियम, तीसरा एलिमेंट है सोडियम, फिर पोटाशियम। ज़रा गौर करें, इसमें 1 शेल है, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4। इसका मतलब जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स आर गोइंग टू इंक्रीज। सो ड्यू टू दिस रीजन क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एक बात, दूसरी बात याद रख लें, एक जो टर्म है उसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि शील्डिंग इफेक्ट भी बड़े एटम्स में होता है, जिनका साइज पहले बड़ा हो, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो उसमें होता है। जिनमें शेल कम हो, 1 या 2 हो, उसमें ये शील्डिंग नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये शील्डिंग फिर है क्या, इसको हम 2 तरीक़ों से डिस्कस करते हैं। एक तरीका सबसे जो आसान है वो ये है, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें इसके गिर्द 3 शेल हैं या 4 हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ।
इधर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उन्हें हम इनरवीनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनरवीनिंग कह लें या इनर इलेक्ट्रॉन कह लें। इनर INNER इनर, या आप इंटरवीनिंग भी कह सकते हैं। इंटरवीनिंग क्या कह सकते हैं? इंटरवीनिंग मैं लफ्ज़ लिख देता हूं, इंटरवीनिंग। जी, वो ये कह रहा है अच्छा कोई बाउंड्री नहीं है कि किसको इंटरवीनिंग कहेंगे किसको बाहर वाले, ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है। बस एक इमेजिनरी फैक्ट है कि इंटर दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन हैं इनको रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और इस रिपल्शन के बायस साइज बढ़ जाता है। इस रिपल्शन के बायस, मेरी बात क्लियर हो रही है? इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कौन से? ये कोई भी अंदर वाले दो शेल कंसीडर कर लें। और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपल्शन होती है। इस रिपल्शन के बायस साइज जो है वो इंक्रीज होता है और इस रिपल्शन के इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इस रिपल्शन के इफेक्ट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, या हम इसको यहाँ पर एक लफ्ज़ उसने लिखा है स्क्रीनिंग इफेक्ट। कौन सा लफ्ज़ लिखा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। हाँ जी, क्लियर हो गया पॉइंट? समझ आ गई है? अब आपने देखा पहले नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, तो जैसे ही नंबर ऑफ शेल बढ़े तो उसके अंदर शील्डिंग आनी शुरू हो गई। शील्डिंग ने और ज़्यादा साइज को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ये है अलोंग ग्रुप। अब हम बात करते हैं अलोंग पीरियड। जब हम अलोंग पीरियड बात करते हैं तो हम कहते हैं जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। बोलो, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता है। इसके डिक्रीज होने की वजह क्या है? पहली बात आपने याद रख लेनी है, टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं लेकिन लेफ़्ट टू राइट सेम रहते हैं। ये नहीं आपने समझना कि टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट कम हो रहे हैं। नहीं, टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट सेम है, नंबर ऑफ शेल सेम है। फिर क्या बढ़ रहा है? फिर एक टर्म है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं? बेसिकली ये इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। मसलन देखें, एक ही शेल है, उसमें पहले 7 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर उसी शेल में 3 हो जाते हैं, फिर उसी शेल में 4 हो जाते हैं। अंदर प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएगी। क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज छोटा होता जाएगा। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? शेल बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन कम हो रही है। शेल बढ़ रहे हैं, अट्रैक्शन लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर सेम है, सॉरी नंबर ऑफ शेल सेम है, और न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, लिहाजा साइज जो है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, साइज छोटा होता जा रहा है। तो ये बात आपके जहन में बिल्कुल क्लियरली बैठ जानी चाहिए। फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, देखें ये बात एक यहां पर उसने लिखी है। अब अगर आप गौर करें, वो कह रहा है कि फर्स्ट पीरियड में डिक्रीज जो है वो ज्यादा है, फर्स्ट पीरियड में, सेकेंड पीरियड में वो डिक्रीज कम हो गई है। डिक्रीज कम होने से मुराद क्या है? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। फर्ज करें पहले 30-30 का डिफरेंस था, मतलब यहां पे 30 साइज है, फर्ज करो यहां पे 60 हो गया, यहां पे 90 हो गया, कितने का डिफरेंस है? अच्छा, अब यहां पर इसका साइज हो गया 40, इसका हो गया, ये चलें इसको 50 कंसीडर कर लें,
इसको 70 कर लें, इसको 90 91 कर लें। चलें अब ज़रा देखें गौर से। ओहो मैं उलट लिखे के हूँ, सॉरी। मैं इसको यूँ थोड़ा सा लिखता हूँ 90 60 और 30 और यहाँ पर होगा 1 लेट्स सपोज 10 हो गया। चलें ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई इसमें वो नहीं है। अगर आप यहाँ दोनों के दरमियान फ़र्क देखें तो कितने का है, और यहाँ यहाँ और यहाँ। हालांकि साइज़ तो ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, 110 90 70 कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, दोनों में डिक्रीज़ है, लेकिन एक जगह डिक्रीज़ ज़्यादा है और एक जगह डिक्रीज़ कम है। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है कि डिक्रीज़ ऊपर वाले में अगर आप देखें तो यहाँ शील्डिंग इफेक्ट कम है, यहाँ ज़्यादा है। बोलो यहाँ क्यों ज़्यादा है? इसका साइज बड़ा है। सेकेंड पीरियड के हर एलिमेंट का फर्स्ट पीरियड के हर एलिमेंट से साइज बड़ा है। इसका मतलब जब यहां साइज बड़ा है तो शील्डिंग ज्यादा है। इसका मतलब जब आप यहां अलोंग द पीरियड मूव करेंगे और यहां मूव करेंगे, इन दोनों के दरमियान में नीचे वाले पीरियड में शील्डिंग ज्यादा होगी। नीचे वाले पीरियड में जब शील्डिंग ज्यादा होगी तो फिर इसी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसमें कमी आ जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कमी आएगी तो अल्टीमेटली जो है साइज में जो डिक्रीज है उसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी। उसकी मैग्नीट्यूड ये बुक के अंदर अगर आप गौर करें तो तीसरी लाइन जो है उसके अंदर उसने लिखा है डिक्रीज ए स्मॉल व्हेन वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ज़रा गौर फरमाएं। आयनिक रेडियस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। आयनिक रेडियस हम कहते हैं कि जब आप एटम को आयन बना लेंगे, जब एटम आयन बन जाएगा उस वक्त जो उसका रेडियस होगा उसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। अब आपको पता है कि आयन बनाने के दो वेज हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन ऐड करना। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसका नाम होगा केटाइन, और अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे एनाइन। केटाइन के रेडियस को हम कहते हैं केटाइनिक रेडियस। क्या कहते हैं? केटाइनिक रेडियस। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? एनाइनिक रेडियस। केटाइनिक रेडियस हो गया और एनाइनिक रेडियस हो गया। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फ़र्ज़ करें ये सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्लोराइड होगा और ये क्या होगा? सोडियम। मेरी बात क्लियर हो गई? अब इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक टोटल जो फासला है वो R है। मेरी बात क्लियर हो गई?
इसके सेंटर से लेकर और इसके सेंटर तक का फासला क्या है, r है। अब ये जो इसका जो फासला है इसकी बाउंड्रीज तक, उसको हम कह लेते हैं r पॉजिटिव। क्या कह लेते हैं, r पॉजिटिव। क्लियर। और इसका जो फासला है ये वाला, इसको r नेगेटिव कह लेते हैं। क्लियर होगी बात। अब हमारे पास क्या आ गया, बोलो, r बराबर हो गया r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव। क्लियर। अब अगर आपको कोई भी कैटायनिक रेडियस, अगर आपको ये पूरा फासला मालूम है तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर आप कैटायनिक रेडियस मालूम करना चाहें, आप कैटायनिक रेडियस मालूम कर लेंगे। अगर आप एनायनिक रेडियस मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप एनायनिक रेडियस मालूम कर लेंगे। क्लियर होगी बात। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो देख लें, साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन इज लेस देन साइज ऑफ पेरेंट एटम। मसलन आपको मैं एग्जांपल दे देता हूं, सोडियम आयन का साइज छोटा है देन सोडियम एटम। ये पॉइंट क्लियर हुआ, समझ आया। मसलन सोडियम है, सोडियम आपने कैसे बनाया, सोडियम आयन कैसे बनाया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, बोलो, तो ये सोडियम आयन बन गया। अब यहां पर सबसे पहले तो हम जनरल बात करते हैं, जनरल कि कैटाइन का साइज उसके पेरेंट से छोटा। पेरेंट वो है जहां से वो बना है। मसलन मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम आयन जो है उसका जो मैग्नीशियम पेरेंट एटम है वो मैग्नीशियम एटम है, जहां से वो आयन बन रहा है वो उसका पेरेंट एटम है। तो साइज ऑफ कैटाइन जो है वो साइज ऑफ पेरेंट जो है एटम से क्या है, छोटा है। वजह क्या है, देखें, जितने प्रोटॉन हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन हैं। सही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर है। जब आप बाहर से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगी। प्रोटॉन विल अट्रैक्ट मोर टाइटली द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो बाकी, फ़र्ज़ करें आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए या 1 निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, पुल ज़्यादा हो जाएगा। जब पुल ज़्यादा होगा साइज़ छोटा होता जाएगा। साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर होगी बात। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। इसके अलावा ये एक जनरल परसेप्शन है। अगर मैं सोडियम का केस डिस्कस करूं तो यहां एक और बात भी डिस्कस हो सकती है कि जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ गई। दूसरी बात यहां पर यह डिस्कस हो सकती है कि इसके वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन था, जब वो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो शेल भी कम हो गया। एक ही शेल था ना, एक ही जो बाहर वाला शेल था उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन था, जब वो आपने निकाल दिया तो वो शेल भी खत्म हो गया, बाकी बचने वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो गई, तो साइज़ छोटा हो गया। यहाँ पर 2 बातें डिस्कस हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जनरली बात, ये सवाल आ जाए जैसे मैंने ऊपर लिखा है, तो फिर आप ये बात नहीं कर सकते पता नहीं उसने कौन सा आयन बनाया है, उसने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं या 1 या 2 निकाले हैं, तो उसमें फिर हम ये बात नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात। मे बी करके आप ये बात लिख सकते हैं कि मे बी डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल्स मे बी डिक्रीज्ड, नंबर ऑफ शेल मे बी एलिमिनेटेड, लेकिन 100% ये बात नहीं होगी। क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगला सवाल जो है वो है साइज ऑफ एनाइन। साइज ऑफ, ये इसके उलट है, साइज ऑफ पेरेंट एटम। क्लोरीन है, इसमें आप 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, क्लोरीन में आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या बन गया, क्लोराइड आयन।
अब जो क्लोराइड आयन का साइज है वो बड़ा है देन क्लोरीन एटम। इसमें वो बात सिर्फ उसके उलट आ जाएं, उसके उलट डिस्कस कर लें। उलट क्या? जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो इम्बैलेंस हो जाएगी। वहां पर भी ये बात लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे। इम्बैलेंस से मुराद क्या? जो बराबर थी वो चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा हो गए, प्रोटॉन क्या हो गए? अट्रैक्शन कम हो गई है, साइज। लेकिन याद रख लें यहां पर नंबर ऑफ शेल हमेशा सेम रहेंगे, यहां बढ़ नहीं सकते। वहां तो कम होने का चांस हो सकता है मगर यहां पर नहीं होगा। क्लियर होगी बात? जितनी उसमें वैकेंसी है, जितनी खाली जगह हैं, खाली जगह से मुराद ये है कि अगर उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो खाली जगह 3 की हो गई, तो जितनी खाली जगह हैं उतने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, उससे ज़्यादा ऐड नहीं हो सकते। अगर 4 हैं तो 4 ऐड हो जाएंगे, अगर 6 हैं तो 2 ऐड हो जाएंगे, अगर 7 हैं तो 1 ऐड होगा, और अगर 8 हैं तो कोई भी ऐड। इसीलिए नोबल गैसों में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होता। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। इसके बाद आगे जो आखिरी जो बात है वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस वो आइंस होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हों। दोज आइंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोज आइन हैविंग। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। पहले सबसे पहले इनका एटॉमिक नंबर देख लें। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, यानी 11 इलेक्ट्रॉन थे। आपने एक निकाल दिया, बाकी कितने रह गए? 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 2 निकाल दिए, कितने रह गए? 10। एल्यूमिनियम का 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, कितने रह गए? 10। इसका मतलब इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये तीनों आयन जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहलाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? अब आपने खुद ही दिमाग को यूज़ करना है। आप देखें यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसमें अट्रैक्शन कम है, और सबसे अट्रैक्शन जो कम है वो सोडियम में। लिहाजा सबसे जो छोटा साइज होगा वो एल्यूमिनियम का होगा। किसका होगा? एल्यूमिनियम का। उसके बाद मैग्नीशियम और उसके बाद सोडियम। यानी इन सिंपल वर्ड्स ये बात याद रखनी है, अगर आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक हूं, अगर आयन और वो हूं भी पॉजिटिव, हूं भी, तो जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा। जितना चार्ज ज्यादा होगा फॉर पॉजिटिव आयन, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज बोलो छोटा होगा। क्लियर? जैसे एल्यूमिनियम का साइज आपने देख लिया। इसी तरह अब हम नेगेटिव आयन की बात कर लेते हैं। नेगेटिव आयन में देख लें, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2 और फ्लोरीन -1। देखें इसका 7 एटॉमिक नंबर है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास भी 10 हैं और इसके पास भी 10 हैं। ये केस उलट होगा, जितना नेगेटिव चार्ज बड़ा होगा उतना साइज भी बड़ा होगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन जो हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयन जो हैं उसमें ये बात उलट होगी। सबसे बड़ा साइज किसका होगा बोलो? नाइट्राइड का, फिर ऑक्साइड का, फिर फ्लोराइड का। जितना ज़्यादा होगा यूँ समझ लें चार्ज, उतना जो है साइज जो है वो बड़ा होगा। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। कोवलेंट रेडियस। देखें भाई, 2 एटम्स हैं, उनके दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड है। वो दोनों हाइड्रोजन एटम है, दोनों क्लोरीन एटम है, यानी कोई भी 2 एटम्स ले लें। अमूमन यहां पे हम सेम एटम्स ले रहे हैं। 2 एटम्स
दो उनके एक के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक का जो टोटल फासला है, फर्ज करें ये r है, इसका हाफ, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ओके हो गया पॉइंट? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। हाँ जी, यहाँ पर एक एग्जांपल तो उसने ये दिया है, इसको कैसे उसने लिखा है, उसने लिखा है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two similar atoms या between centers of two atoms। यानी अगर दो एटम लेते हैं और उनके दोनों के सेंटर से लेकर दूसरे के सेंटर तक टोटल फासला मालूम करते हैं और उसका फिर हाफ ले लेते हैं, तो ये सिमिलर एटम होना ज़रूरी इसलिए होता है कि आप उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर वो सिमिलर नहीं होंगे तो फिर आप उसको डिवाइड, क्योंकि एक एटम का साइज़ और होगा दूसरे का और होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ उसने एक एग्जांपल दिया है कि CH3Cl, ये एक मालिक्यूल है हमारे पास, इसके अंदर जो CCl बॉन्ड लेंथ है, पूरा बॉन्ड, ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ना, इसको हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। लास्ट टाइम भी आप लोगों ने डिस्कस किया था। और इस डिस्टेंस के हाफ को हम रेडियस कहेंगे। यहाँ से लेकर ये पूरी बॉन्ड लेंथ है और इसका जो हाफ है वो क्या है? रेडियस। अब यहाँ पर जो पूरी बॉन्ड लेंथ है वो उसने दे दी है, आई थिंक अगर आप देखें तो 176.7 पिकोमीटर। और जो क्लोरीन एटम का साइज है हाँ जी, क्लोरीन एटम का जो रेडियस वो है 90.4 पिकोमीटर। क्लियर? अब ज़रा गौर करें, देखें ये पूरी लेंथ है ये वाली, क्लोरीन एटम का जो रेडियस है वो ये दे दिया है। अगर आप 176.7 में से 99.4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कार्बन एटम आ जाएगा ना, तो रेडियस ऑफ। अच्छा, यहां पर उसने इस बात का जिक्र नहीं किया। यहां पर तो हो सकता है कैलकुलेशन में इतना ज़्यादा फर्क ना आए, लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी ना, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा देंगे तो ये साइज़ वेरी कर जाएगा। इसलिए यहाँ पर आगे चलकर उसने जिक्र किया है। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, इसको कल पढ़ कर आइएगा अच्छे तरीके से।